हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये लेक्चर नंबर 7 में जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को। और आज का जो टॉपिक होगा जहाँ पे हम लोग डायमेंशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और स्पैन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को जो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप सभी पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके आप लिंक के थ्रू सारे वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीपीटी चाहिए या पीडीएफ चाहिए किसी भी टॉपिक का, तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा फेसबुक पे या वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 48। अब क्वेश्चन नंबर 48 को ध्यान से देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि n अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और Hn बी द स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस, दैट इज A इज इक्वल टू Aij विथ एंट्री इन अ R, satisfying Aij is equal to Ars whenever I plus j is equal to R plus s। देन पूछ रहा है कि जो डायमेंशन ऑफ Hn एज अ वेक्टर स्पेस ओवर R। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि n अगर एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और Hn में डिफाइन कर रहा हूं कि वो सारे n क्रॉस n मैट्रिक्स का एक स्पेस है जिसकी हर एलिमेंट इक्वल होंगे। कब? जब उनका सफिक्स का सम इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करता हूं, इसको जनरलाइज करके कर सकते हैं कि मैं पहले 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले लूं, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, और चेक करेंगे कि कितने ऐसे वेरिएबल हैं जिनको मैं खुद से सिलेक्ट कर सकता हूं। यानी कि मैं फ्री हूं उतने वेरिएबल को सिलेक्ट करने में जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब n को मैं अगर 2 ले लूं तो n क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। हाँ, अब ये कह रहा है कि Aij इज इक्वल टू Ars, यानी कि कोई भी दो एलिमेंट इक्वल होंगे जब उनके Aij जो भी सफिक्स है उनका सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब अगर मैं इसके एंट्री को लिखूं तो ये आ जाएगा A11, ये एंट्री हो जाएगी A12, A21 और ये हमारे पास A22। अब ध्यान से देखो, इनका सम कितना है 1, इसका सम 3 और इसका भी सम 3, मतलब ये दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट डिफरेंट, मतलब कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3। अगर इसको काउंट करना तो कैसे काउंट करेंगे, 1 2, तो ये कट जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट 3 आ जाएगा। मतलब पूरे रो के एलिमेंट ले लो और उसके बाद पूरे कॉलम के एलिमेंट ले लो, बट एक एलिमेंट कॉमन आएगा तो उसको माइनस कर दो, तो 4 - 1 3। आगे हम लोग फॉर्मूला भी जनरलाइज करेंगे। अब अगर सपोज यही मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हो गया तो इसके एंट्री कैसे होंगे, A11। तो एक काम करता हूं, मैं सिर्फ इसका सफिक्स लिखता हूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो ये मैंने सिर्फ सफिक्स लिखा है। तो अब यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो अब मुझे उस एलिमेंट को इक्वल कर देना है जिनका सम इक्वल हो। इनका सम 2, ये सारे एलिमेंट जिनका सम 3 है, ये वो एलिमेंट है जिनका सम 4 है, ये वो एलिमेंट है जिनका सम 5 है, और ये वो एलिमेंट है जिनका सम 6 है। इसका मतलब कि जो सेम सम है वो तो सेम ही एलिमेंट है। ये एक एलिमेंट हो गया, ये 2 एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट, ये 5 एलिमेंट जो डिफरेंट होंगे। तो जब हम डायमेंशन फाइंड करते हैं तो हम ऐसे डिफरेंट वेरिएबल देखते हैं जो आपस में यानी कि डिफरेंट हो, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे जितने डिफरेंट वेरिएबल मैं सेलेक्ट कर सकता हूं वही हमारा उस मैट्रिक्स का डायमेंशन होता है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, अब इसको काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 रो, और ऐसे कॉलम में भी 4 5 6। बट ये देखो, ये 1 3 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब कितने एलिमेंट हो गए यहाँ पे, सिंपल अगर मैं इसको काउंट करूं तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5, तो टोटल 5 एलिमेंट हो गए। और इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि
पूरे रो में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको काउंट कर रहे हैं और कॉलम में जितने एलिमेंट होंगे उसको काउंट कर रहे हैं, बट एक एलिमेंट हमेशा कॉमन आ रहा है। तो ऐसे ही सपोज अगर मैं n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लूं, तो यहां पे टोटल कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट, यहां पे टोटल कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट, और जब मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा तो ये सारे एलिमेंट सेम आ जाएंगे। तो मतलब इसको कितने बार लेना है, 1 2 से लेके सॉल्व अप टू n तक, यहां n तक लूंगा। ऐसे ही यहां से भी सब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट आएंगे, तो यहां से भी 1 से लेके कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 1 से लेके n तक, बट ये वाला जो एलिमेंट है ये कॉमन आ रहा है। तो मतलब n यहां से n यहां से टोटल 2n एलिमेंट है, और 2n में से एक एलिमेंट को माइनस कर दूंगा। यानी कि ऐसे डिफरेंट पॉसिबल वेरिएबल है जो मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। बाकी मैं कोई भी एलिमेंट लूंगा तो वो सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब यहाँ के एक एलिमेंट इक्वल होंगे, ये सारे एलिमेंट इक्वल होंगे, यहाँ पे जितने एलिमेंट है सब वो इक्वल होंगे, यहाँ पे भी इक्वल होंगे। तो ऐसे कितने लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ऐसे कितने होंगे, 2n-1। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2n-1, ये आंसर हो जाएगा। तो बाकी 1 2 3 ये कैंसल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मान लो V एक वेक्टर स्पेस है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिंपल सी बात है। एक वेक्टर स्पेस है जिसकी मैट्रिक्स है m क्रॉस n, ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ओवर द फील्ड K, देन द डायमेंशन ऑफ V। अब एक बात बताओ, V एक वेक्टर स्पेस है m क्रॉस n मैट्रिक्स का, तो अगर मैं कोई भी एक m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहा हूं तो उसके पास कितने डिफरेंट एंट्रीज होंगे। m क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है तो डिफरेंट एंट्रीज कितने होंगे, m इंटू n। तो m इंटू n डिफरेंट एलिमेंट होंगे। और दूसरी बात, कहीं पे भी कोई कंडीशन गिवन नहीं है। अगर कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो मैं m इंटू n वेरिएबल फ्री चूज कर सकता हूं जिसपे कोई भी कंडीशन नहीं है। अगर कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन आता तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो कंडीशन से कितने वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं और उसको हम लोग रिमूव करते हैं, और वही एलिमेंट उठाते हैं जो फ्री है, जिसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे m क्रॉस n मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट पे कोई कंडीशन नहीं है, मैं किसी भी एलिमेंट के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, m क्रॉस n, तो हमारा 3, यानी कि m इंटू n, ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड वाला आंसर राइट हो जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या कह रहा है कि V एक वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द फील्ड रियल नंबर। अभी ये भी आपको पता होगा कि जब हम सेम फील्ड पे कोई भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं, जैसे f ओवर f, तो इसका डायमेंशन कितना होता है, n। अब ध्यान से सुनो, जैसे r ओवर r, इसका डायमेंशन कितना होगा, 1। q ओवर q, इसका डायमेंशन कितना होता है, 1। लेकिन जब हम फील्ड को डिफरेंट चूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल c ओवर r या c ओवर q, तो यहां पे हमारा डायमेंशन 1 नहीं होता। तो जब भी हम c ओवर r की बात करते हैं तो इसका डायमेंशन कितना होगा कि c का एक ऐसा, c के वो वेक्टर्स लेने हैं जिसके मतलब जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन में c के हर एक एलिमेंट को लिख सकता हूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल c का एलिमेंट उठा रहा हूं मैं a प्लस आई बी, इसके एलिमेंट इसके फॉर्म में होंगे, तो इसको मुझे क्या लिखना है, अल्फा प्लस अल्फा, अरे ऐसे मत लो। अगर हम लोग बेसिस फॉर्म करते हैं तो बेसिस का मतलब क्या होता है कि उस जिस वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं उस वेक्टर स्पेस में से हम कुछ एक सबसेट ले लें उसका, जिसके हर, तो v के हर एक वेक्टर को उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। जैसे b, इसके पास सपोज v1 v2 सॉल्व अप टू vn है, अगर n डायमेंशन का है तो ये सारे वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और अगर मैं v का कोई भी वेक्टर ले लूं तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, वेयर अल्फा 1 टू सॉल्व अप टू अल्फा n, ये बिलोंग करता है फील्ड को। तो जब मैं c ओवर c की बात करता हूं तो c के हर एक एलिमेंट को, तो मैं सिंपल बेसिस क्या ले सकता हूं, 1।
तो 1 बेसिस, सपोज सी ओवर सी में मेरा बेसिस क्या हो गया 1। क्यों ऐसा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स के हर एक नंबर को मैं 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आई, ठीक है, तो क्या मैं इसको 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ? हाँ। क्या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे आई आ जाए? तो खुद आई भी कोई ले लो। तो देयरफॉर सी ओवर सी का डायमेंशन 1 होता है, क्योंकि 1 ये बेसिस है जो पूरे वेक्टर स्पेस को फॉर्म करता है। अब ध्यान से सुनो, लेकिन जब मैं बात करता हूं सी ओवर आर की, और अगर मैं बेसिस में सिर्फ एक ही वेक्टर रखूं आई 1, और मैं चाहता हूं कि मैं आई को फॉर्म कर लूं, तो क्या अब ऐसा कोई स्केलर बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पे जिसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आई आ जाए? नहीं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा के प्लेस में मुझे आई चाहिए। तो एक काम करता हूँ, अब मैं इसी बेसिस में एक वेक्टर और ऐड कर देता हूँ, और वो ऐड कर देता हूँ 1 और आई। अब ये चेक करता हूँ क्या कॉम्प्लेक्स के हर एक एलिमेंट को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या मैं उसको अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू आई के फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन ही है कि अल्फा प्लस बीटा आई वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स के हर एक नंबर को मैं 1 और आई के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर जो सी ओवर आर, इसके डायमेंशन की मैं अगर बात करूँ तो इसका डायमेंशन कितना हो जाता है 2। तो इसीलिए हम रिजल्ट निकालते हैं कि अगर सपोज कोई यूक्लिडियन स्पेस ले लूँ f⁴n ओवर सेम फील्ड, इसका डायमेंशन हमेशा n होता है। जबकि अगर मैं n टपल्स ले लूँ डिफरेंट फील्ड पे तो चेंज होगा। तो ये हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी f का किसी फील्ड के ऊपर अगर डायमेंशन 2 है तो f⁴n ओवर q कितना हो जाएगा 2n। बस ये यूज कर लो कि अगर c ओवर r डायमेंशन 2 है तो c⁴n ओवर r इसका डायमेंशन हो जाएगा 2n। तो ये हमें याद रखना है। अब क्या कह रहा है कि ऑर्डर पेयर की बात कर रहा है, तो ऑर्डर पेयर की बात कर रहा है मतलब c² ओवर r। तो इस c ओवर r का डायमेंशन कितना है 2, और c² आ गया इसके लिए, इसको 2 यानी कि डायमेंशन आ जाएगा 4। अब बात आती है इसकी बेसिस क्या होगी। तो आपको याद रखना है इसका स्टैंडर्ड बेसिस का अगर मैं बात करूं तो बेसिस, अब देखो इसका डायमेंशन कितना 4, तो इसमें हमारे एलिमेंट आ जाते हैं, एक आ जाता है 1 0, एक आ जाता है 0 1, एक आ जाता है I 0 और एक आ जाता है 0 I। ठीक है, तो ये बेसिस है किसका, अगर वी सी ओवर आर, c² ओवर आर, ये बेसिस जाएगा जिसके पास कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस है किसका, c² ओवर आर। ऐसे ही हम c⁴n ओवर r लिखना है तो सिंपल बेसिस क्या आता है इसका 1 0 0 0, ऐसे लास्ट में जैसे फर्स्ट पोजीशन पे 1 बाकी सब 0, ऐसे ही 0 0 लास्ट पोजीशन पे 1, ये n हो गए, और n जो रहेंगे क्योंकि 2n है तो वो जैसे 1 है ना ऐसे i आ जाता है, मतलब i सब 0 और लास्ट में 0 और लास्ट 0 0 और लास्ट वाला जो रहेगा एंट्री उसमें कंपोनेंट i। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड बेसिस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। बाकी आप इसको निकाल भी सकते हो, क्योंकि हमें क्या करना है, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट निकालने हैं Z1 Z2। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा रियल नंबर का कि मैं उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो सपोज मुझे यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही लेने होंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज मैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ a प्लस आई बी, और ऐसे ही दूसरा नंबर ले लूँगा c प्लस आई डी। फिर हमें ये अल्फा बीटा की आई की वैल्यू, तो एक काम करते हैं मैं यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मतलब a प्लस आई बी और c प्लस आई डी, तो ना प्रूव कर देते हैं कि यही इसी टाइप के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ से अगर मैं एक बार a को कॉमन निकालूंगा तो ये मेरे पास पहला एंट्री 1, दूसरा 0, ऐसे सेकेंड मैं b कॉमन निकालूंगा तो ये 0 i आ जाता है, c कॉमन निकालूंगा तो 0 और सेकेंड पे 1, ऐसे d निकालूंगा
तो ये मेरे पास 0 और ये i, तो ये देखो ये 1 0 0 1 0 i 0 1 और 0 i, ये हमारे पास बेसिस आ जाते हैं। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ r ओवर q। अब कह रहे हैं कि r ओवर q का डायमेंशन हो क्या होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल q ओवर q का डायमेंशन क्या होता है 1। अब मुझे निकालना है r ओवर q का डायमेंशन, क्या ये 1 होगा, क्या ये फाइनाइट है, क्या इनफाइनाइट है, क्या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं r का एक सबसेट उठा रहा हूं जिसके पास एक सिंगलटन एलिमेंट है 1, और मुझे रियल नंबर के हर एक एलिमेंट को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो एक काम करता हूं, अगर सपोज रियल नंबर का रैशनल नंबर ले लूं p/q, इस फॉर्म के नंबर, तो क्लियरली रैशनल के पास ऐसे नंबर होंगे p/q के फॉर्म में जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन में 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। तो देयरफॉर रियल के सारे रैशनल को मैं 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। लेकिन अगर सपोज फॉर एग्जांपल √2 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, क्या अब √2 को मैं ये ऐसे लिख सकता हूं वेयर a बिलोंग्स टू q। तो अब रैशनल के पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे √2 आ जाए। तो इसका मतलब क्या करना होगा, बेसिस में मुझे एक एलिमेंट और ऐड करनी होगी 1 और √2, क्योंकि रैशनल को फॉर्म करने के लिए 1 काफी है, लेकिन √2 को ऐड करने के लिए रैशनल में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं। तो एक काम करता हूं बेसिस में √2 एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, अब √2 को मैं कैसे लिख सकता हूं 0 × 1 प्लस 1 × √2। तो 0 भी रैशनल को बिलोंग कर रहा है, 1 भी बिलोंग कर रहा है रैशनल को। तो इसका मतलब 1 और √2 के कॉम्बिनेशन में मैं √2 को लिख सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर √3 चाहिए तो फिर से ये भी एलिमेंट नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं अब बेसिस के अंदर 1 √2 और √3 को ऐड कर देता हूँ। ऐसे √5 के लिए मुझे √5 ऐड करना होगा, ऐसे √6 के लिए √6 ऐड करना होगा। तो ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए, हालांकि √6 तो √2 और √3 से बन जाएगा, सपोज √7, ऐसे रूट सारे प्राइम नंबर लेने होंगे। इसके बाद मुझे पाई भी लेना होगा, ई भी लेना होगा, log2 log3 log4, ऐसे सारे नंबर मुझे इंक्लूड करने होंगे। अब ऐसे कितने नंबर मुझे बेसिस के अंदर इंक्लूड करने होंगे, इनफाइनाइट। तो देयरफॉर इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा r ओवर q, क्योंकि रियल नंबर के पास ऐसा कोई भी सिंगल वेक्टर या फाइनाइट वेक्टर नहीं होगा जो स्पैन कर सकता है r ओवर q। तो देयरफॉर इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट डायमेंशन। और वैसे भी हम लोग पास एक थ्योरम भी है कि r अनकाउंटेबल है, और अगर इसको एब्जीवेस होना है तो देखो q काउंटेबल है, सॉरी q काउंटेबल है। तो अगर r ओवर q, अगर इसको फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बनना है तो r को भी काउंटेबल होना पड़ेगा। बट r काउंटेबल नहीं, r कैसा है, अनकाउंटेबल है। तो उससे भी ये ट्रू हो जाता है कि r ओवर q ये कभी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर सकता। तो ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो गया। तो देयरफॉर इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। बाकी ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट। बहुत सारे वे हैं जिससे हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि r ओवर q इज नॉट अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ऐसा कोई भी फाइनाइट सबसेट नहीं होगा v का जो कि इसको जनरेट कर सकता है। v अगर एक वेक्टर स्पेस है रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री नॉट एक्सीडिंग 2, मतलब ये कह रहा है कि 2 या उससे कम के जितने भी पॉलिनोमियल होंगे उनका एक वेक्टर स्पेस ले रहा हूं। अब उसके 4 वेक्टर ले लिए मैंने, f, g, h और j, और कह रहा है कि एक सेट बना दूं जिसके अंदर f को, g को, h को और j को रख दूं। कह रहा है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। जाहिर सी बात है लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसके पास उसके डायमेंशन कितनी होगी, वेक्टर स्पेस के डायमेंशन 1 2 3, और वेक्टर कितने हैं 4। तो ये जो 4 वेक्टर है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकते, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3, जितना उसका डायमेंशन हो 3 या उससे कम। बट ये 4 वेक्टर है, तो देयरफॉर ये कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। यानी कि इसमें से कोई तो ऐसा वेक्टर है जिसको बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। अब उसमें कंडीशन दिया है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो नहीं, पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकता। सेकेंड,
क्या लीनियरली डिपेंडेंट होगा अगर f इंटू जी इज इक्वल टू एच? अच्छा एक बात बताओ, लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है? अगर मैं कह रहा हूँ कि एफ जी एच, सपोज एच लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि एच को मैं कुछ अल्फा एफ प्लस बीटा जी के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ना कि ये कह रहा हूँ कि एफ इंटू जी। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन अगर f इंटू जी का h हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंड तब होता है जिसको लीनियर कॉम्बिनेशन में, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करके और स्केलर से मल्टीप्लाई करके स्केलर से फिर ऐड करेंगे। तो देयरफॉर ये हो जाने से हम ये नहीं कह सकते कि वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। हालांकि f और g को मल्टीप्लाई करने पे h आ रहा है, बट इट डजेंट इम्प्लाई कि लीनियरली डिपेंडेंट इस वजह से है, क्योंकि वो डेफिनेशन ही नहीं है लीनियरली डिपेंडेंट का। थर्ड, लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज, हाँ अगर ये सेटिस्फाई होता तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके वजह से लीनियरली डिपेंडेंट है। बट पहले हमें चेक करना होगा क्या तीनों को ऐड करने पे, f और g को ऐड करके माइनस h करने पे आंसर 0 आना चाहिए। पहले ये चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। f प्लस जी क्या है, -1 + 1 ऐड हो जाएगा 2x, और माइनस करना h, और जब h को माइनस करेंगे तो क्लियरली ये 0 नहीं है, तो देयरफॉर ये तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब फोर्थ में कह रहा है कि अगर इनको ऐड कर दो 0, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो मतलब इसके वजह से ये लीनियरली डिपेंडेंट है। x, एक काम करो यही कैंसिल कर देते हैं, -1 और 1 कैंसिल, सॉरी इसमें f और j का एडिशन है ना, तो देखो ये -1 और यहाँ से 1 कैंसिल, और इसका जब साइन चेंज कर दूंगा तो ये वाला टर्म हो जाएगा -x - 1, और इसका साइन चेंज कर दूंगा तो ये हो जाएगा -x² + 1। तो ये +1 से -1 कैंसिल, ये -x² से x² कैंसिल, और ये -x से +x कैंसिल, यानी कि सारे टर्म कैंसिल हो कैंसिल कितना आ रहा है 0। तो इसके वजह से ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि f माइनस जी माइनस h प्लस j इज इक्वल टू 0। तो फोर्थ के रीजन के वजह से ये जो 4 वेक्टर है ये लीनियरली डिपेंडेंट है, बट जो सेकंड वाला कंडीशन है इसके वजह से नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट का ये होता है कि अगर कोई भी 3 वेक्टर है a b c, तो c को मैं ये कहूँगा कि वो बाकी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन कब है, जब a इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स b प्लस बीटा टाइम्स g, वेर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू स्केलर। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसमें प्रोडक्ट का है, और प्रोडक्ट से ऐसा हमारे पास कोई रिलेशन नहीं होता कि उसे हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट कह सकते हैं। अब ये तो आपको सिंपल फॉर्मूला पता होगा कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस, कि जब भी आपको डायमेंशन निकालना है W1 प्लस W2 का, तो आप क्या करो, सिंपल W1 का डायमेंशन प्लस W2 का डायमेंशन माइनस W1 इंटरसेक्शन W2। अब सारी वैल्यू गिवन है, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। W1 प्लस W2 3, माइनस W1 का डायमेंशन 2, और फिर उसके बाद W2 का डायमेंशन -2, यह आ जाएगा -1, और यहाँ का माइनस कैंसिल होके सिंपल इंटरसेक्शन का डायमेंशन कितना हो जाएगा 1, तो यानी कि 1 आंसर करेक्ट। तो याद रखना है फॉर्मूला कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। क्वेश्चन नंबर 52 कि इन द वेक्टर स्पेस R3 द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ 3 5 -2 रिलेटिव टू द ऑर्डर बेसिस। अच्छा, अब पहले तो समझ लो कोऑर्डिनेट वेक्टर होता क्या है। जब भी किसी वेक्टर v को, मतलब मैंने एक वेक्टर स्पेस का एक वेक्टर ले लिया, और अगर मैं इसके और b मान लो ये बेसिस है v का, ये मान लो b का बेसिस है और एक वेक्टर ले रहा हूँ, और अगर मैं v को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूँ, सपोज इसके डायमेंशन n है और मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूँ, वेयर v1 vn बिलोंग्स टू
बी, मतलब बी बेसिस है जिसके पास वेक्टर है v1 से लेके vn तक, और अगर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में v के किसी वेक्टर को लिख रहा हूँ तो ये जो स्केलर आते हैं अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर। बट अगर b मेरा स्टैंडर्ड बेसिस हो जाए और किसी भी वेक्टर का जो एलिमेंट है a b c, तो ये जो वेक्टर रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट वेक्टर। कब? जब वो स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगा। तो अगर 3 5 -2 है, जब मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगा तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड बेसिस है तो जो कोएफिशिएंट आएंगे वो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू 5 आ जाएगी और c की वैल्यू -2। तो ये जो वेक्टर आएंगे 3 5 और -2, यही हमारा कोऑर्डिनेट वेक्टर हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं होता तो आपको सॉल्व करना होता, कैसे? आप कंपेयर करके इसे सॉल्व करना पड़ता। बट अगर स्टैंडर्ड बेसिस है तो जो भी उसके कंपोनेंट होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट वेक्टर। 55 कि V अगर एक वेक्टर स्पेस है सारे 2x2 मैट्रिक्स का ओवर द फील्ड F, तो उसके डायमेंशन कितनी होगी? 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो डायमेंशन कितना होगा? 2 × 2 4। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस स्पैन बाय। अच्छा, इससे स्पैन होने वाले, इसका ए नेक्स्ट ऑप्शन है आई थिंक 3 और फोर्थ ऑप्शन इसका नन ऑफ दिस। देखो, तो डायमेंशन कह रहा है कि मतलब इस वेक्टर से स्पैन होने वाले वेक्टर सब स्पेस का डायमेंशन बताना है। तो मैंने आपको बताया था सिर्फ ये चेक कर लो, अगर दो वेक्टर हैं, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो यही इसका डायमेंशन हो जाएगा। अगर डिपेंडेंट है तो वन वेक्टर का डायमेंशन है, अरे वन डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है। अब देखो ये लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा? जब अगर एक एलिमेंट वन का मल्टीपल है तो बाकी सारे एलिमेंट भी वन के मल्टीपल होने चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर दो वेक्टर है तो u इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स v। अगर इस तरीके से लिख रहा हूँ तब वो क्या होते हैं, आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होते, अदरवाइज नहीं होते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है तो देयरफॉर इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? 2। इससे जो हम लोग वेक्टर स्पेस फॉर्म करेंगे उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? 2, या फिर सब स्पेस बोलो। द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस v जिसकी एंट्री क्या हो रही है सी से। तो जब भी याद रखना जब एंट्री सी से हो रही है तो आप इसे क्या करो, ओवर द सेम फील्ड मान के पहले एक डायमेंशन फाइंड कर दो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि हर एक के लिए, क्योंकि जब मैं इसके एलिमेंट को लिखूंगा ना तो इसके हर एक एलिमेंट को a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखूंगा, तो हर एक एलिमेंट के पास दो दो ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या करो, सिंपल जब भी आपको c ओवर r दे तो आप उसका r ओवर r का डायमेंशन निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सपोज r ओवर r है, अब r ओवर r है, मुझे पता है ये जो कंडीशन है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ये कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे डायगोनल पे कोई चॉइस नहीं होती मेरे पास, क्योंकि डायगोनल के सारे एलिमेंट 0। जो एलिमेंट डायगोनल के ऊपर होगा वही एलिमेंट डायगोनल के नीचे होगा। मतलब डिफरेंट चॉइसेस जो है वो सिर्फ डायगोनल के ऊपर, और डायगोनल के ऊपर क्या होते हैं? n-1 का सम, और n-1 का सम कितना होगा? n इंटू n-1/2। लेकिन क्योंकि हमारा जो फील्ड का एलिमेंट है, मतलब जो हमने जो वेक्टर स्पेस लिया, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की एंट्री कहाँ से आ रही है? सी से आ रही है, तो हमें क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 कैंसल, n इंटू n-1 दैट इज n² - n। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो n² - n राइट हो जाएगा, बाकी ये सारे ऑप्शन रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 58, अभी मैंने आपको बताया था कि f⁻n/f इसका डायमेंशन कितना होता है? 3। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। देखो ये क्या कह रहा है कि P3 इसको डिफाइन कैसे किया है कि ये वो सारे पॉलिनोमियल है a0 a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ अंडर द स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि पॉलिनोमियल लेस देन डिग्री 3। तो ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 या उससे लेस देन होगी। कह रहा है क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा? तो हमें पता है ये एक वेक्टर स्पेस भी फॉर्म करता है, और जिसका डायमेंशन होता है हमेशा, अगर n डिग्री का है तो n+1 डायमेंशन का एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। अगर ये 3 डिग्री का है तो इसका डायमेंशन कितना होगा? 4।
नॉट अ वेक्टर स्पेस तो नहीं होगा, वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशन का ये भी रॉन्ग, वेक्टर स्पेस डायमेंशन 3 का ये भी रॉन्ग, तो ये एक वेक्टर स्पेस है 4 डायमेंशन का। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि जिसका भी डायमेंशन कितना होगा 4, कि ये एक पॉलिनोमियल है विद यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा जिसका डायमेंशन कितना होगा 4। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल कि अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं डिग्री लेस देन n, तो वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है जिसका डायमेंशन n+1 होता है। अच्छा, इसका क्वेश्चन वहीं पे है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये देखो, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि अगर M31 ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ द वेक्टर्स M31 अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन इन दोनों का, तो इसका मतलब क्या है कि M31 को मैं लिख सकता हूं अल्फा टाइम्स 31 प्लस बीटा टाइम्स 210। तो इस तरीके से लिख सकता हूं। तो m की वैल्यू क्या होगी, क्लियरली देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, अल्फा और बीटा को ले लो 1, अल्फा बीटा को 1 ले लो, तो 3 + 2 किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल, 2 + 1 किसके इक्वल आ जाएगा 3, और 1 + 0 किसके इक्वल आ जाएगा 1। मतलब जो अगर मैं अल्फा बीटा को 1 ले लूं और एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊं तो आंसर आएगा 5 3 1। और अब हमारा क्वेश्चन देखो, उसमें क्या दिया था M31, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, तो एकदम सिंपल था, सिर्फ दोनों को ऐड करके एक वेक्टर फॉर्म किया गया है जो कि उसी के लीनियरली डिपेंडेंट है। तो देयरफॉर m की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो आंसर नंबर 1 ये और ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाए। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द वेक्टर स्पेस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n, वही मतलब n या उससे कम, in which the coefficient are the elements of the field ZP over the field ZP, P being a prime number। मतलब अब फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है कि पॉलिनोमियल के जो हर एक एलिमेंट है वो सारे कहाँ से आ रहे हैं, ZP से आ रहे हैं, और हमें वेक्टर स्पेस भी फॉर्म करना है ओवर द सेम फील्ड ZP। तो अब हमें इस द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो वेक्टर स्पेस के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो ये हमने कैसे फॉर्म किया था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर n डिग्री का एक पॉलिनोमियल ले लूं, या फिर सपोज फॉर एग्जांपल मैं 3 डिग्री का ले लेता हूं P3x, तो ये पॉलिनोमियल कैसे होगा a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3x, और मान लो इसको हम लोग ले रहे हैं ओवर द फील्ड Z3 या फिर ओवर द फील्ड Z4 पकड़, अरे सॉरी Z2, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। तो फर्स्ट ये जो कोएफिशिएंट है वो कहां से आएंगे, क्योंकि हम लोग का जो कोएफिशिएंट है वो आर दी एलिमेंट्स ऑफ ZP, तो इसके पास जो ऑप्शन है वो कितने होंगे 2, सेकेंड के पास कितने ऑप्शन है 2, थर्ड के पास कितने ऑप्शन है 2, फोर्थ के पास कितने ऑप्शन है 2, और 2 क्या है P प्राइम नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो वेक्टर स्पेस के होंगे वो कितने हो जाएंगे 2⁴। तो इसका मतलब क्या है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल ले रहा हूं तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3 + 1, यानी कि n डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा n+1, और ये क्या है फील्ड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है या फील्ड का ऑर्डर, दैट इज P⁻n+1। ऐसे ही अगर मैं इन जनरल ले लूं an प्लस a0 प्लस a1x सॉल्व अप टू an(x)n, ये मान लो एक स्पेस फॉर्म कर रहा हूँ n डिग्री के पॉलिनोमियल का, इसके पास ऑप्शन P, इसके पास ऑप्शन P, इसके पास चॉइसेस P, ऐसे कितने टाइम्स है, यहाँ 1n और ये एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट वाला n+1, तो ऐसे कितने टाइम्स हो जाएंगे n+1 टाइम्स, दैट इज P⁻n+1। तो यहाँ से इन जनरल हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1 कि अगर सपोज अगर एक पॉलिनोमियल एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा हूं उन सारे पॉलिनोमियल की जिनकी डिग्री एट मोस्ट n है,
जिसके कोएफिशिएंट मेरे जेडपी से आ रहे हैं और वेक्टर स्पेस फॉर्म करना है ओवर द सेम फील्ड जेडपी, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वेक्टर स्पेस के अंदर वो कितने होंगे, p⁻n+1। ऐसे सेम हम लोग ने मैट्रिक्स के लिए भी किया था कि अगर मैट्रिक्स के पास एलिमेंट सपोज है m×n, ठीक है, और उसको भी उसके एंट्री भी फील्ड से आ रहे जेडपी से और वेक्टर स्पेस भी सेम फील्ड ओवर द सेम फील्ड जेडपी फाइंड कर रहा हूं, तो उसके पास एलिमेंट हो जाते हैं p⁻m+n। तो ये आपको याद रखना है। 63 V be the vector space of all real polynomial। V एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहे हैं उन सारे रियल पॉलिनोमियल की। कंसिडर दी सब स्पेस, अब मुझे क्या करना है, एक सब स्पेस फॉर्म करना है जो कि इन चारों वेक्टर से स्पैन हो रहा है। बस हमको क्या करना है, इसका डायमेंशन निकालना है। अरे डायमेंशन निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे, ये चेक कर लेंगे कि अगर ये स्पैन कर रहे हैं तो इसको रिड्यूस करना है कि जो इसमें से लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उन सारे वेक्टर को हटाना है। यानी कि सिंपल मुझे हर वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाना है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या करते हैं, हम लोग इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे और जितनी इसकी रैंक होगी उतने ही इसमें क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको सपोज 1 1 2 1 2 5 5 3 4 और 2 2 4 इस तरीके से लिख रहा हूँ। ऐसे भी आप लिख सकते हो या फिर इसको वर्टिकल भी लिख सकते हो। तो ध्यान से देखो, पहले सपोज मैं अगर R3 को R2 - R1 कर दूं तो कितना आ जाएगा। इस एलिमेंट को तो छोड़ ही दो, मैं पहले एलिमेंट को छोड़ देता हूँ, सिर्फ सेकेंड रो को लिख रहा हूँ। तो 0 2 - 5 - 3, अच्छा रुको ये तो सिर्फ 5 से करना है, तो 1 - 1 0 2 - 5 - 3 और 5 माइनस किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रे क्या था ये, 1 1 2 1 2 5 5 3 4 2 2 4। जब 1 - 1 तो 0, 2 - 1 तो 1, 5 - 2 तो 3 तो 3। अब देखो यहाँ पे 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर माइनस करेंगे तो 5 - 5 0, इसको 5 से करेंगे तो 3 - 5 - 2 और इसको 5 से करेंगे तो 3 5 अरे 5 2 10 और 4 - 10 - 6 और लास्ट में क्या आ जाएगा। ये देखो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये सिंपल 1 1 2 है और 1 1 2 में से जब फर्स्ट वाले को माइनस करूंगा तो लास्ट वाला भी 0 हो गया। तो अब बचा क्या, फर्स्ट और ये लास्ट, अरे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। लेकिन थर्ड में से जब मैं इसको अगर -2 से डिवाइड कर दूं तो ये सिंपल क्या आ जाएगा 1 3 और 1 3 में से जब सेकेंड रो को माइनस करूंगा R3 - R2 तो ये वाला भी 0। तो सिर्फ एक तो ये रो बचेंगे और एक तो फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो तो कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रो हो गए, 2। मतलब रैंक कितना हो गया, 2। अगर रैंक 2 है तो मतलब ये जो 4 वेक्टर है इसमें से सिर्फ 2 ही वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बाकी 2 वेक्टर्स को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। मतलब ये 4 वेक्टर्स में से सारे वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी 2 वेक्टर को बाकी 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर अगर ये स्पैनिंग सेट है और 2 वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो एक सब स्पेस फॉर्म करेंगे, तो उसका डायमेंशन कितना होगा 2। तो इससे स्पैन होने वाले सब स्पेस का डायमेंशन कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा 2 आंसर हो जाएगा। और ये गेट का क्वेश्चन। एक और गेट का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर ये एंड करते हैं, ठीक है। ये भी गेट का क्वेश्चन है, गेट 2005 का, कि सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर विच द वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब भी हमने कहा कि अगर किसी भी वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है तो उतना ही, अगर मैं उसके मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं तो उसी डायमेंशन उसी ऑर्डर का क्या होना चाहिए, उसका रैंक होना चाहिए। अगर ये 3 वेक्टर्स हैं, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो इसको मैट्रिक्स में फॉर्म करूंगा तो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, तो उस मैट्रिक्स का डायमेंशन भी कितना होना चाहिए 3। और अगर मैं इससे फॉर्म करूंगा एक मैट्रिक्स तो उसका ऑर्डर भी कितना होगा 3x3 ऑर्डर का। और 3x3 ऑर्डर का अगर रैंक 3 हो गया, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। तो सिंपल क्या करूंगा कि ये तीनों वेक्टर
आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होंगे जब मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म करूं और उसका डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए, नॉन जीरो। नॉन जीरो है तो उसका रैंक 3 है, तो तीनों के तीनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और लीनियरली इंडिपेंडेंट है और वही हमें चेक करना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये तीनों वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो देखो ये 1, ये x, ये 0, ये 0, ये x स्क्वायर, ये 1, ये 0, 1 और ये x। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो वेक्टर है, तो मैं इसके अगर ये फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो सिर्फ यही टर्म बचेगा, मतलब 1। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, तो सिंपल आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स क्यूब इज नॉट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 1। मतलब ये तीनों वेक्टर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 1। यही ये वेक्टर है जहाँ पे वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, और अगर मैं इसको नॉट इक्वल कर दूँ तो ये कैसा आ जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और हमसे यही पूछा है कि किस x की वैल्यू के लिए ये तीनों वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो कब होगा, जब भी x की वैल्यू 1 के अलावा कोई भी x की वैल्यू पुट कर दो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो देयरफॉर ये कंडीशन कैंसिल, ये कंडीशन भी कैंसिल, क्योंकि 1 और -1 पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, जो भी कंडीशन आ रहा है सिर्फ 1 पे आ रहा है। तो देयरफॉर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो बाकी सारे ऑप्शन इसके फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, सिर्फ इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज का यही इतने तक क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक तो ये चेक किया, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा कि जब भी अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास वेक्टर हो, सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन हो, और ये पूछा जाए कि इससे स्पैन होने वाले, जो इससे स्पैन होंगे सब स्पेस, उसका डायमेंशन फाइंड करो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, और मैट्रिक्स के फॉर्म में रख के उनका रैंक निकाल दो। और रैंक निकालने आपको आता है, अगर रैंक जो भी उसकी रैंक होगी मतलब उतने ही उसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, और कोई भी स्पैनिंग सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो क्या फॉर्म करता है, बेसिस। तो उससे हम लोग एक बेसिस फॉर्म करेंगे, और बेसिस के पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वही उस सब स्पेस का डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने अगर सपोज कोई मैट्रिक्स गिवन है या फिर कोई भी वेक्टर स्पेस है, उसका डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे कितने ऑप्शन है या फिर मेरे पास कितने चॉइसेस है कि मैं डिफरेंट वेरिएबल्स चॉइस मतलब सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे जितने भी पॉसिबल डिफरेंट, जितने पॉसिबल है कि मैं डिफरेंट वेरिएबल सेलेक्ट कर सकता हूँ, उतनी उसकी डायमेंशन होती है। फ्री वेरिएबल्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि C/C/R इसका डायमेंशन 2 होता है, तो C/N/R इसका डायमेंशन 2n होगा। सेम फील्ड है तो डायमेंशन n, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। मैट्रिक्स है तो कैसे निकालेंगे, फाइनाइट फील्ड है तो कैसे निकालते हैं, और इनफाइनाइट डायमेंशन की भी आपको एग्जांपल पता होनी चाहिए, जैसे R/Q, C/Q, ये सारे इनफाइनाइट डायमेंशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ऐसे और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी लीनियर अलजेब्रा के। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी नेक्स्ट 1-2 वीडियो और होंगे जिसमें हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।